नमस्कार दोस्तों, आज के इस हफ्ते में कई सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों विधानसभा अध्यक्ष 3 साल तक निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के मामले में चुप थीं और फिर अब अचानक से इस मुद्दे में हरकत देखने को मिल रही है। कहीं ये वायरल तस्वीर का इशारा तो नहीं? करोड़ों की जमीन धांधली में लिप्त अधिकारी आखिर कैसे आए पुष्कर सिंह धामी की रडार पर, और क्यों बीजेपी विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ कर रहे हैं मोर्चाबंदी, और अंत में कांग्रेस के रामनगर कार्यालय के विवाद के पीछे छुपा हुआ सच। आज हम इन सारे सवालों के तह तक जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ सियासत की बात नहीं बल्कि बात है जनता के भरोसे की। आज हम इन सारे सवालों को न सिर्फ खोलेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि ये सब उत्तराखंड की जनता के लिए आखिर क्या मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड की खानपुर सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का नाम पिछले 3 साल से सियासी गलियारों में गूंज रहा है। 26 मई 2022 को हरिद्वार के रविंद्र सिंह पनियाला ने विधानसभा में एक याचिका दायर की थी। उनका आरोप था कि उमेश कुमार ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतने के बाद उत्तराखंड जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका स्वीकार की। यह दल बदल कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। इस बाबत कई चैनल व अखबारों में प्रमुखता से खबर प्रकाशित हुई थी। 2022 को पनियाला ने ठोस सबूतों के साथ विधानसभा में याचिका पेश की थी। इस याचिका में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार पर दल बदल कानून के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए विधायकी रद्द करने की मांग की थी। याचिका को दिए 3 साल हो गए, लेकिन स्पीकर रितु खंडूरी ने याचिका के अध्ययन में इतना वक्त लगा दिया मानो एक एक शब्द को 100 बार पढ़कर ही इसकी सुनवाई करेंगी। खैर, विधानसभा अध्यक्ष 3 साल बाद नींद से जागी हैं। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के दल बदल से जुड़ी इस याचिका पर अब विधानसभा सचिवालय ने करवट ली है। बहरहाल 3 साल बाद ही सही, अब विधानसभा सचिवालय ने याचिकाकर्ता रविंद्र पनियाला को इस बाबत सबूत पेश करने को कहा है। तो क्या खानपुर विधायक उमेश कुमार पर कोई फैसला होने की उम्मीद है? क्या उमेश कुमार की सदस्यता जाएगी या फिर याचिका को ही निरस्त कर दिया जाएगा? वैसे तो दल बदल कानून के उल्लंघन से जुड़ी इस याचिका का एक तय समय सीमा में निस्तारण हो जाना चाहिए था, मगर याचिका पर 3 साल के बाद थोड़ी हरकत देखने को मिल रही है। अब हो जो भी, आम हो या खास, सबकी नजर अब इसी मुद्दे पर है। भारत का दल बदल कानून, जो 1985 में 52वें संशोधन के तहत लागू हुआ, साफ कहता है कि अगर निर्दलीय विधायक किसी राजनीतिक दल से जुड़ता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। पनियाला ने अपनी याचिका में ठोस सबूत पेश किए थे, लेकिन 3 साल बाद भी विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने इस मामले में कोई अंतिम फैसला लिया नहीं है। हाँ, थोड़ी फाइलों को ऊपर नीचे जरूर करने के संकेत दिए हैं। इस देरी ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। गौरतलब है कि विधानसभा भर्ती घोटाले में रितु खंडूरी ने काफी तेजी दिखाई थी। उन्होंने समय सीमा से पहले 250 तदर्थ कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया था, लेकिन उमेश कुमार के मामले में उन्होंने चुप्पी क्यों साधे रखी थी, इसका जवाब सभी ढूंढ रहे हैं। वैसे बात यहीं खत्म नहीं होती। गैरसैंण विधानसभा सत्र में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने सनसनीखेज दावा किया था कि 500 करोड़ रुपए में धामी सरकार को गिराने की साजिश रची गई थी। यह बयान सदन के पटल पर दिया गया, लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि इस अति संवेदनशील मुद्दे पर भी विधानसभा स्पीकर ने कोई सबूत नहीं मांगे। अब मुद्दा यह भी है कि सरकार गिराने को लेकर दिए गए इस बयान में कोई सियासी ड्रामा छुपा हुआ था या फिर इसके पीछे वाकई एक सच का साया था। जो भी हो, इस मामले में भी ना तो सवाल जवाब हुए और ना ही इसकी सच्चाई प्रदेश की जनता के सामने आई। हाँ, इस मामले ने एक बार फिर से रितु खंडूरी और उमेश कुमार पर प्रश्न चिन्ह जरूर खड़े कर दिए। फरवरी 2025 में नैनीताल हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और स्पीकर की निष्क्रियता पर सवाल उठाए, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कदम उठाया नहीं। दरअसल 16 दिसंबर 2022 को विधानसभा ने उमेश कुमार को नोटिस जारी किया था, जिसमें 3 हफ्तों में जवाब मांगा गया, लेकिन 3 साल बाद भी कोई फैसला हुआ नहीं। ये देरी न सिर्फ संवैधानिक प्रक्रिया को कमजोर करती है, बल्कि विधानसभा की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाती है। अब देखिए ना, 500 करोड़ में सरकार गिराने का दावा एक विधायक सदन के पटल पर करते हैं और विधानसभा अध्यक्ष तब भी उनसे कोई ठोस प्रमाण मांगती नहीं।
अभी हाल ही में तत्कालीन मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और विपक्ष के नेताओं का मामला भी प्रदेश की जनता ने देखा, जिसमें सत्ता पक्ष के मंत्री को अपशब्द कहने पर भी स्पीकर ने कोई संज्ञान लिया नहीं और उसी मुद्दे पर विपक्ष के नेताओं को डांटकर ऐसे बैठा दिया जैसे वो हेडमास्टरनी हो और विपक्षी नेता क्लास के शरारती बच्चे। उमेश कुमार की याचिका और उनकी 500 करोड़ में सरकार गिराने को लेकर दिया बयान और उस पर एक्शन ना लेना भी उनके चढ़ते ग्राफ और उनकी ईमानदार छवि पर सवाल खड़े करता है। दल बदल कानून के उल्लंघन में विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी, प्रीतम पवार, राम सिंह खेड़ा, राजकुमार समेत 2016 में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए 9 विधायकों की सदस्यता रद्द हो चुकी है। वैसे निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की सदस्यता रद्द होने के मामले को लेकर सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष ही सवालों के घेरे में नहीं है, बल्कि विपक्षी विधायक और सदन के बाहर कांग्रेस के संगठन की चुप्पी पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का इतिहास भी इस मामले को और जटिल बनाता है। उनके खिलाफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग, जालसाजी और जमीन हड़पने जैसे 14 से ज्यादा मुकदमे पूर्व में दर्ज हो चुके हैं। हाल ही में रुड़की में पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के साथ उनकी गोलीबारी की घटना ने भी उनकी छवि को और धूमिल किया है। सवाल यह है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद उमेश कुमार को किसका संरक्षण मिल रहा है। वैसे गाये बगाए चर्चा उठती रहती है कि सत्तारूढ़ दल के कुछ ताकतवर लोग उनके पीछे खड़े हैं, क्योंकि जिस अंदाज में उमेश कुमार काम कर रहे हैं वो बिल्कुल बाहुबलियों की श्रेणी में ही आता है। अधिकारियों को सीधे तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धमका देना, अधिकारियों से कह देना कि मेरे बीच में ना आना नहीं तो खुद जिम्मेदार होंगे, जहां खड़े हैं सरकार से बड़े हैं। ऐसी ही कुछ टिप्पणी हैं जो सोशल मीडिया पर तैरती हुई कई बार देखी गई हैं। अभी मुद्दा यह है कि आम जनता पर रौब गालिब करने वाले अधिकारी प्रदेश की सरकार आखिर ये कैसे सुन लेती हैं। यही कुछ बातें हैं जो उमेश कुमार के सरकार पर दबाव की कहानी बयां करती हैं। खैर, अब रविंद्र पनियाला याचिका में नत्थी किए गए अहम दस्तावेजी सबूतों के साथ कब स्पीकर के कार्यालय में आते हैं, यही देखना अब ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। वैसे प्रदेश के काफी लोग हैं जो रविंद्र पनियाला के चेहरे से वाकिफ नहीं हैं, तो उसके लिए हम एक तस्वीर उनकी आपके साथ साझा कर देते हैं, जो अभी हाल ही में प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ खींची गई है, एक औपचारिक मुलाकात के दौरान, जिसे ना जाने किसने वायरल कर दिया है। अब इस तस्वीर से क्या मैसेज देने की कोशिश हुई है ये तो रविंद्र पनियाला ही जाने, मगर माना जा रहा है कि इस तस्वीर के बाद ही उमेश कुमार मामले ने करवट ली है। अब जो भी हो, यह तस्वीर पनियाला को नई ताकत देने का इशारा है या उमेश कुमार मामले की फाइल का निस्तारण करने की तरफ एक कदम, ये तो विधानसभा ही जाने। आम जनता तो एक ही बात जानना चाहती है कि सबूत अगर सही पाए गए तो क्या उमेश कुमार की सदस्यता जाएगी या फिर फाइल किसी अंधेरे में गुम हो जाएगी। इनके जवाब तो रिजल्ट आने के बाद ही तलाशे जा सकेंगे। जवाब तो उत्तराखंड कांग्रेस को भी तलाशने की जरूरत है, जो बिना सच्चाई जाने या किसी के भी कहने पर विवादों में जबरदस्ती घुसती चली जाती है। मतलब आ बैल मुझे मार वाली कहावत को चरितार्थ करने से है। खैर, मामला थोड़ा समझ लेते हैं। दरअसल रामनगर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, वरिष्ठ विधायक काजी निजामुद्दीन और कई अन्य विधायकों के साथ अन्य बड़े कांग्रेसी नेता एक धरने पर बैठे। वजह, उनके कथित कार्यालय पर एक स्थानीय व्यापारी ने रातों रात ताला जड़ दिया। कांग्रेस का कहना था कि रामनगर में जो कांग्रेस कार्यालय है उस पर किसी ने दबंगई से कब्जा कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी जिसने 60 साल देश की सत्ता चलाई हो, उसके कार्यालय पर भला कोई ऐसे कब्जा कैसे कर सकता है। अब सरकार चाहे तो किसी जमीन का अधिग्रहण कर सकती है जनहित में, मगर सरकार के अलावा ऐसी हिम्मत कौन जुटा सकता है। मगर यकीन मानिए, सरकार ने नहीं बल्कि रामनगर के ही एक व्यापारी ने इस कथित कांग्रेस ऑफिस पर अपना ताला जड़ दिया है। मतलब राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान की एक इकाई बंद कर दी है। सवाल उठता है कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों। तो पहले पूरा मामला आपको समझाते हैं। दरअसल 2017 में सल्ट छोड़ रामनगर चुनाव लड़ने पहुंचे कांग्रेस नेता रंजीत रावत ने 2017 में यह चुनाव कार्यालय बनाया था। जमीन का मालिकाना हक जताने वाले रामनगर के ही एक व्यापारी हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस नेता रंजीत रावत को जान पहचान के चलते उन्होंने ये भवन चुनाव के समय उनको उपयोग के लिए दिया था, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद रंजीत रावत ने उनकी जगह खाली नहीं की,
बल्कि इस पर कांग्रेस कार्यालय बना डाला। कई कोशिशों के बाद भी वो अपना भवन खाली करा नहीं पाए। चूंकि रंजीत रावत वहां से 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और कांग्रेस की हरीश रावत सरकार में भी ऊंचे ओहदे पर रहे हैं, एकदम सुपर सीएम वाले अंदाज में। ऐसे में डरा धमकाकर उन्होंने इस पर अपना कब्जा बनाए रखा। व्यापारी जमीन से संबंधित हर दस्तावेज दिखा रहे हैं, जिनसे यह प्रतीत होता है कि इस जगह के स्वामी वही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की दुकान यानी रामनगर में कथित कांग्रेस कार्यालय के कागजात दबंग कांग्रेसी नेता रंजीत रावत के पास है नहीं। लिहाजा कई बार मीटिंग हुई, समझौता हुआ, फिर समझौता टूट गया, मतलब कोई बात बनी नहीं। अब हाल फिलहाल में मामला तब ज्यादा गर्म हो गया जब इसका मालिकाना हक रखने वाले व्यापारी ने कई सालों बाद हिम्मत जुटाकर इस पर अपना कब्जा पुनः वापस पा लिया, जिसके बाद रंजीत रावत ने अपने समर्थकों के साथ एक बार फिर अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने लाठियां भांजकर समर्थकों सहित रंजीत रावत को कायदे से खदेड़ दिया। वैसे इसमें हैरानी नहीं है, पुलिस डंडे फटकारने खदेड़ने का काम अक्सर करती ही रहती है, कभी शांति कायम करने के लिए तो कभी किसी और वजह से। खैर, पुलिस के लाठी फटकार खदेड़ने पर फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल वापस मुद्दे पर लौट चलते हैं। तो जनाब, इस ताले वाले खेल में हैरानी तब हुई जब अगले ही दिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, मतलब बहुत बड़े वाले नेता भी इस कब्जे पर चल रहे ऑफिस के लिए रामनगर पहुंच गए, धरना देने लगे। जैसे प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, मंगलौर से वरिष्ठ विधायक काजी निजामुद्दीन और न जाने कौन कौन। वहां पहुंचने से पहले क्या यह समझने की जरूरत नहीं थी कि कथित कार्यालय की जमीन के बारे में विस्तार से जान लिया जाता? आमतौर पर प्रदेश कार्यालय की जानकारी में होता है कि उसके जिला कार्यालय या किसी भी जगह के स्थानीय कार्यालय की क्या स्थिति है। तो क्या प्रदेश कार्यालय में इस ऑफिस का किरायानामा, मालिकाना हक या फिर लीज के कागजात जमा हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो कैसे किसी व्यापारी के खिलाफ पूरा संगठन और पूरा विधानसभा में बैठने वाला विपक्ष नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में धरने पर जाकर बैठ गया और पूरी प्रदेश कांग्रेस की फजीहत करवा डाली? क्या यह सवाल नहीं उठता कि जिस जमीन पर विवाद चल रहा है उस पर बिना सत्यता जाने किसी एक नेता के कहने पर तमाम बड़े नेता प्रदर्शन करने पहुंच जाएं, वो भी तब जब रामनगर के नगर पालिका अध्यक्ष सहित कई स्थानीय लोग नाम लेकर कह रहे हैं कि रंजीत रावत ने जबरन इस पर कब्जा किया हुआ है। फिर इतने बड़े पदों पर बैठे नेताओं की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो दल बल के साथ वहां पहुंच गए धरना देने? करण माहरा का वहां पहुंचना संकेत है कि पूरा संगठन कब्जे की जमीन पर साथ है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का वहां पहुंचना संकेत है कि पूरा विधानसभा का विपक्ष कब्जे की जमीन पर स्थानीय नेता के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ा है। बिल्कुल ऐसे जैसे कांग्रेस जनता पार्टी नहीं बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। और ऐसे में अपने मुंह में दही जमाए बैठे हैं उत्तराखंड कांग्रेस के नेता हरीश रावत, प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत और गणेश गोदयाल, जिनके मुंह से चूं तक नहीं निकली। हर बात पर जुबानी तीर चलाने वाले हरीश रावत ने क्यों आखिर इस मामले में कदम आगे नहीं बढ़ाया? क्यों नहीं रोका अपने नेताओं को ऐसे मामले में कदम बढ़ाने से जो सीधे तौर पर व्यापारी वर्ग के दिल में नाराजगी पैदा करता हो? अपने तेवर की वजह से नई पहचान बनाने वाले गणेश गोदयाल ने क्यों आगे बढ़कर उस व्यापारी वर्ग से माफी नहीं मांगी अपनी पार्टी के कृत्यों की वजह से? क्यों हरक सिंह रावत की दहाड़ सुनाई नहीं दी जो अपने आप को शेरे गढ़वाल कहलाते नहीं थकते? तो क्या इन चारों बड़े नेताओं का भी मूक समर्थन प्राप्त है? करण माहरा, जिनका ग्राफ तेज गति के साथ राज्य की राजनीति में ऊपर उठ रहा है, उनको भी ये समझना होगा कि ऐसे मुद्दे उनकी राजनीतिक तस्वीर पर एक डेंट की तरह ही परिलक्षित होंगे। रामनगर से पूर्व ब्लॉक प्रमुख और पूर्व में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले संजय नेगी ने भी कई सवाल उठाए हैं। चूंकि रंजीत रावत ने उनका भी नाम इस प्रकरण में लिया था, तो पूर्व में कांग्रेसी गोत्र के ही रहे संजय नेगी ने भी उन पर हमलावर होकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो भी कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस हमेशा ही गरीबों और शोषितों की आवाज उठाती रही है, लेकिन इस बार एक जमीन पर कब्जे के लिए बड़े नेताओं का आना हैरान करता है। इसी तरह कांग्रेस पार्टी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होती तो आज ये हालात नहीं होते। इतना ही नहीं, रंजीत रावत को लेकर भी उन्होंने कई दावे किए हैं। उन्होंने व्यापारियों से जबरन वसूली और जमीनों पर अवैध कब्जे करने को लेकर रंजीत रावत को सीधे हाथों निशाने पर लिया है।
सबसे बड़ी बात संजय नेगी ने यह कही है कि जब वो उनके साथ धोखा कर सकते हैं, जिन्होंने उनको बिजली के खंभों से उतारकर विधायक बनने का मौका दिया, तो बाकी और की तो बिसात ही क्या है। संजय नेगी का इशारा सीधे तौर पर हरीश रावत की तरफ ही था। यह तो जग जाहिर है कि कभी हरीश रावत की सरकार में सुपर सीएम रहे रंजीत रावत का डंका बजता था, कभी अधिकारियों को उनसे मिलने का समय लेना पड़ता था, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। स्थानीय पुलिस ही उन पर लाठियां फटकार रही है। रंजीत रावत चुनाव दर चुनाव रामनगर में हारे हैं, उससे उनके सियासी भविष्य पर भी कई सवालिया निशान लग चुके हैं। खैर, ये सवालों का खेल सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं बल्कि सत्तारूढ़ भाजपा में भी चल रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी के अपने विधायक अब अपनी ही सरकार पर खुलकर बोलने लगे हैं। ये कोई एक दो घटनाएं नहीं बल्कि एक सिलसिला है। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में अवैध खनन का मुद्दा उठाया, फिर विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने खनन माफिया को रंगे हाथों पकड़ा और पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया। डीडीहाट से 7 बार के विधायक बिशन सिंह चौपाल ने सरकारी निर्माण में सीमेंट की जगह मिट्टी के इस्तेमाल का खुलासा किया। हल्द्वानी के मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने प्राधिकरण में लूट का मुद्दा सांसद अजय भट्ट के सामने रखा और अब गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने खनन माफिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि माफिया ने 10 फीट गहरी नदियों को 100 फीट कर दिया है। उनका यह बयान और भी गंभीर था कि कुछ लोग भगवा चोला पहनकर इज्जत खत्म कर रहे हैं। इन सवालों का मतलब क्या है? क्या यह बीजेपी के अंदर की बगावत का संकेत है? उत्तराखंड का सियासी इतिहास बताता है कि जब भी ऐसा हुआ है तब कुछ ना कुछ बड़ा उलटफेर हुआ है। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी के तौर पर जानी जाती है। उस पर अपने ही विधायकों का इस तरह खुलकर बोलना क्या दर्शाता है? क्या यह सरकार के कामकाज पर असंतोष है या सत्ता के अंदर की गुटबाजी, या फिर मंत्री पदों की आस में विधायक ऐसा कर रहे हैं कि सबका ध्यान उनकी तरफ जाए? बहरहाल इस सब सवालों से सरकार असहज जरूर हो रही है। अब जरा चले चलते हैं हरिद्वार। पिछले हफ्ते हमने हरिद्वार नगर निगम में जमीन खरीद के एक बड़े घोटाले के बारे में आपको विस्तार से बताया था कि किस तरह 33 बीघा कृषि भूमि जो कूड़े के ढेर के पास थी, उसे बिना किसी ठोस परियोजना के 4 गुना ज्यादा कीमत पर खरीद लिया गया। एक जमीन जिसकी कीमत कुछ ही करोड़ थी, उसे आधे अरब से ज्यादा में खरीदा गया। इस खरीद में कृषि जमीन का लैंड यूज बदलकर कॉमर्शियल कर दिया गया। नियमों को ताक पर रखकर फाइल इतनी तेजी से दौड़ी कि दस्तावेज भी पूरे नहीं किए गए। बड़े अधिकारियों की नाक के नीचे हुए करोड़ों की जमीन घोटाले की जांच ने अब 2 कदम आगे और बढ़ा दिए हैं। जांच में हरिद्वार डीएम कमेंद्र सिंह और पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी ने अपने बयान दर्ज कराए हैं। तत्कालीन एसडीएम अजय वीर सिंह के स्टेनो और डाटा एंट्री ऑपरेटर से भी पूछताछ हुई है। कुछ छोटे अधिकारी पहले ही निलंबित हो चुके हैं। अब बड़े अधिकारियों से पूछताछ के बाद उम्मीद थोड़ा जागी है कि कुछ घोटालेबाज शातिर अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी। नियमों का उल्लंघन कर वे भू उपयोग परिवर्तन से करोड़ों का खेल करने वाले मास्टरमाइंड का चेहरा कब बेनकाब होगा, इसका भी सभी को इंतजार है। सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि किसी बड़े नाम की ताकत इस फाइल को तेजी से आगे बढ़ा रही थी। फाइल का तेजी से दौड़ना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। याद कीजिए NH-74 घोटाला, जिसमें कई अधिकारी जेल गए लेकिन कुछ बड़े नाम बच निकले। हरिद्वार घोटाले में भी खबर है कि दोषियों को बचाने के लिए एक लॉबी सक्रिय है। पहले जांच अधिकारी को बदलने की कोशिश हुई, लेकिन सीएम धामी ने आईएएस चौहान को जांच की जिम्मेदारी देकर इस कोशिश को नाकाम कर दिया। सवाल यह है, क्या इस बार सच सामने आएगा या फिर बड़ी मछलियां फिर से साफ बच निकलेंगी? यही जांच की समग्रता पर निर्भर करेगा। इस जांच से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि अगर ऐसे मामलों में असली दोषी नहीं पकड़े जाते तो सत्ता की आंखों में धूल झोंककर भ्रष्टाचार और लूट का ये खेल बदस्तूर चलता रहेगा। सीएम धामी जिस तरह से इस जांच को खुद करा रहे हैं, वो बता रहा है कि सरकार को भी इस मामले की गंभीरता का एहसास है। ये धामी सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि वो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं का चेहरा जनता के सामने लाएं और उनको सजा मिले, तभी उनका जीरो टॉलरेंस का दावा सही साबित होगा। दोस्तों, उत्तराखंड की सियासत में ये सारे मामले एक ही बात की ओर इशारा करते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और जनता के भरोसे का हनन, ये सब लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी हैं। लेकिन सवाल सिर्फ नेताओं का नहीं, हमारा भी है। हम कब तक चुप रहेंगे? हम कब तक इन सियासी ड्रामों को बर्दाश्त करेंगे? अगर हमें बदलाव चाहिए तो हमें सवाल भी उठाने होंगे।
वैसे आप क्या सोचते हैं, उत्तराखंड की सियासत सही दिशा में जा रही है या फिर बड़े बदलाव की जरूरत है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमसे जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।